हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल। बहुत दिन हो गए आप सभी से मिले, बहुत दिनों के लेक्चर नहीं आ रहे थे, उसके बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, रीजंस को बाद में किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज आपकी 11वीं क्लास की मैथ्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसे हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, सो आज से हम स्टार्ट करेंगे 11वीं क्लास की मैथ्स को। आपकी 11वीं क्लास की फिजिक्स के लेक्चर भी 1 से 2 दिन में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उधर 12वीं क्लास के लेक्चर भी आपके साथ साथ आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उसी काम में बिजी था थोड़ा सा, आप सभी के कुछ कंटेंट्स के बारे में, कंटेंट्स को लेकर के, कुछ एडवांस कंटेंट को लेकर के, ताकि आप लोगों को 11th प्लस एडवांस, 11th एंड 12th प्लस एडवांस के टॉपिक आप सभी को मैं डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, और इसी के साथ में स्टार्ट करते अपने प्यारे से लेक्चर को, जिसे मैं आज लेकर के आया हूँ। 11वीं क्लास में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? कौन सा है फर्स्ट चैप्टर? आपका 11वीं क्लास में फर्स्ट चैप्टर है सेट। डिस्कस करेंगे सेट को, सेट क्या होता है। और लिए मैं आप सभी को अगर बताऊं सेट क्या है, देखिए सेट को अगर हम समझें तो सेट एक ग्रुप है। अगर आसान सी भाषा में आप समझना चाहते हो कि सेट क्या है, सेट एक ग्रुप है। ग्रुप में क्या होगा, अब ये सेट क्या कहते हैं कि उस ग्रुप में जो रहने वाले पर्सन हैं, जो उस ग्रुप में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो वेल डिफाइन होने चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा, नंबर्स में ले लेते हैं 1 2 3 4 5, मैंने कहा इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने कहा एक सेट है नेचुरल नंबर का, तो मैंने कहा एक सेट है नेचुरल नंबर का, तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड सेट है। क्यों है वेल डिफाइंड सेट? भाई मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट है, सेकंड पर्सन आएगा वो भी तो यही कहेगा कि सेट है नेचुरल नंबर का। क्या कोई ऐसा व्यक्ति आ करके ये कहेगा कि अल्फ़ाबेट का सेट है या कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है? कोई नहीं कह सकता, बिकॉज इट्स अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो कोई ऐसे थोड़ी ना कह देगा। तो इसीलिए सेट में हमें क्या पढ़ना है? सेट में पढ़ना है कि हमें वेल डिफाइन होने चाहिए, जो भी नंबर्स, जो एलिमेंट्स लेंगे वो वेल डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ज़रा, जैसे मैं आप सभी को बता रहा था कि सेट ठीक है, सेट को आप ऐसे पढ़ सकते हो जैसे कि मान लीजिए ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, अब इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स, यानी कोई भी एलिमेंट्स यदि बिलोंग करेगा, यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो वेल डिफाइन होने चाहिए। आप कुछ भी एलिमेंट ले लो, आप जैसे कि आप कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, नंबर्स ले लो। नंबर्स मैंने जैसे कि अभी आपको नेचुरल नंबर का एक सेट लेकर के दिखाया था। ठीक है, दूसरा मैंने कहा, मैंने एक सेट लिया AIEOU। डेफिनेशन अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखिए जरा, मैंने कहा मैंने एक सेट ले लिया इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट का। मैंने कहा मेरे पास एक सेट है, ठीक है, इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट का। सो क्या कोई इसे चेंज कर देगा? क्या कोई इसे आकर के ये बोल देगा कि इट्स कॉल्ड अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर? भाई कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कोई भी एलिमेंट्स जो हम लेंगे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। उसमें हम दुनिया का कोई भी सेट ले लें, लेकिन वो सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। उसके अंदर जो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मैंने कहा इट इज सेट ऑफ, दिस इज सेट ऑफ इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट, एंड सेकंड पर्सन आया आकर के यही कहेगा कि दिस इज अ सेट ऑफ इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट। वो ये नहीं कहेगा कि आकर के ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो सेट क्या होता है? सेट वो होता है जो कि वेल डिफाइन होता है। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शंस। अंडरस्टैंड? अगर ये बात समझ में अगर आपकी आ गई हो, या 1-2 एग्जाम्पल और ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया, ठीक है, ऐसे कोई और सेट ले लो, जैसे कि इंडियन रिवर्स का एक सेट ले लें। इंडियन रिवर का एक सेट ले लो आप, कोई गंगा जमुना इंडियन की रिवर है, ठीक है, या कोई आकर के उन्हें कह देगा कि वो अमेरिका की नदियाँ हैं या इंडियन रिवर नहीं है, वो नहीं कह सकता ना। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो उन्हें चेंज कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं।
ठीक है, तो देखिए द डेफिनेशन ऑफ नोट्स बनाते हुए आप सभी को चलना है, ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक को बड़े प्यार से डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ सेट्स, डेफिनेशन ऑफ सेट्स, डेफिनेशन क्या कहती है सेट की? अ सेट is a well-defined collection of objects, यानी कि हमारे पास में जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। कलेक्शन should not change, collection should not change person to person। ये आपकी डेफिनेशन है सेट की। जरा इसे कॉपी में नोट करो और उसके बाद में इसे डिस्कस करते हैं। देखिए जरा इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक जो सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो भी सेट होगा हमारे पास में वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास में वो चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। इसमें पर्सन टू पर्सन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि मान लीजिए अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा एंड इक्वल्स टू ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने कहा दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या कहा मैंने? दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो मैंने कहा ये सेट है नेचुरल नंबर का। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये सेट नेचुरल नंबर का सेट है? होगा। इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है बिकॉज इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वेल डिफाइंड है। दुनिया का कोई भी, यूनिवर्स का कोई भी पर्सन आकर के इसे ये नहीं कह सकता कि ये इट्स नॉट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिकॉज इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो वेल डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड सेट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। हमने कहा भी है कि दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। मान लीजिए एक और बात लेते हैं, यदि मैंने इसके अंदर 0 भी ऐड कर दिया तो अब ये सेट कौन सा बन गया? ये बन गया फुल नंबर का सेट। अब क्या कहोगे आप? दिस इज अ सेट ऑफ फुल नंबर और इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज सेट ऑफ फुल नंबर। बात समझ में आ रही है? अगर आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर इतने होते हैं, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैंने कहा मैंने 0 ऐड कर दिया इसमें, अब सेट बन गया फुल नंबर का। क्या बन गया? फुल नंबर का। क्या कोई भी यूनिवर्स का पर्सन आकर के इस सेट को चेंज कर सकता है? कह सकता है कि ये सेट नहीं है वेल डिफाइंड? क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या बोल सकता है कि ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है? वेल डिफाइंड कलेक्शन वही होगा जो कि क्या होगा? सुपरिभाषित होगा। हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो शुड नॉट चेंज नहीं होने चाहिए। भाई मैंने कहा कि ये फुल नंबर का सेट है, तो सेकंड पर्सन जो आएगा वो भी आकर के ये यही कहेगा कि ये फुल नंबर का सेट है, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि ये सेट है नेचुरल, ये नेचुरल नंबर का सेट है। चलिए एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। मैंने कहा -1 -2 -3 -4 -5। बताइए अब एक सेट कौन सा है? मैंने और इसमें ऐड कर दिए। बताइए ये सेट कौन सा है? अब ये सेट हो गया इंटीजर का। कौन सा बन गया सेट? ये इंटीजर का। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर।
दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सेट है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब आप समझिए कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो सेट हमने लिया है, जो सेट हमने लिया है उसके अंदर जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, जो उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, यानी कि उनमें जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए पर्सन टू पर्सन। आई होप सो ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द सेट ऑफ इंग्लिश वोवेल, इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट, इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट AEIOU। मैंने कहा, मैंने एक सेट ले लिया ये वाला, ठीक है, मैंने कहा ये एक सेट है वेल डिफाइंड, तो क्या कोई आकर के इसे ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा? सब यही कहेंगे ना कि ये सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन का सेट है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो क्या है, वेल डिफाइंड है। जो कि वेल डिफाइंड सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड है। कुछ भी ले लीजिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई सेट ले लीजिए इंडियन रिवर्स, इंडियन रिवर, द सेट ऑफ इंडियन रिवर, द सेट ऑफ इंडियन रिवर। भाई इंडियन रिवर का सेट, इंडियन रिवर का सेट से मीनिंग क्या है कि भारत में बहने वाली सभी नदियों का एक सेट बनाइए, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान वाला आकर के कोई ये कहेगा कि भारत में नहीं नदियाँ बहती, ये तो कहीं और बहती है, हाँ? या कोई अमेरिका वाला आकर के कहेगा, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं, UTT उत्तराखंड, यानी कि हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। हरिद्वार क्या है, उत्तराखंड के अंदर है। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। तो क्या कोई आकर के ये कह देगा कि हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर नहीं है? ऐसा कभी नहीं कह सकता, बिकॉज दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कुछ भी ले लीजिए आप, कैसा भी सेट ले लीजिए, सेट, लेकिन सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी कि कभी भी हमारे पास में जो सेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो मुझे बता सकते हो आप, ठीक है। या एक दो एग्जांपल और लें इसमें, हाँ इतना वैसे काफ़ी है, इनफ है इतना, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये बात समझ में आ गई आप सभी की, सेट क्या है, सेट कैसा होता है, सेट कैसा होना चाहिए, ये बात आप सभी के दिमाग में आ जानी चाहिए कि सेट हमारे पास में जो भी है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए पर्सन टू पर्सन। आई होप सो एंड आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की, ठीक है। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, और सेट के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, कैसे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, सेट को हम क्या कहेंगे। देखिए सिंपल सी भाषा में हम सेट को डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश वोवेल यानी कि इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। इंग्लिश के जो हमारे पास में जो सेट होगा, सेट इज डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल
बेट्स। कैसे? यानी कि हम किसी भी सेट को जो डिनोट करेंगे, किसी भी सेट को जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास में जो सेट को डिनोट करेंगे वो हम कुछ ऐसे करेंगे, जैसे लाइक एज हमारे पास में जो सेट लेंगे हम वो कैसे होंगे, यानी कि जो सेट को डिनोट करने के लिए जो लेटर लेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर लेंगे, ठीक है, कैसे होंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए टू जेड कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए सेकंड बात, हमारे पास में ये जो एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, भाई सेट को डिनोट करने का तो हमने देख लिया कि सेट को जो हम डिनोट करेंगे वो इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम सेट को डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एलिमेंट्स की बात आएगी, बात करेंगे जब एलिमेंट्स की, तो हमारे पास में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेकंड द एलिमेंट्स इज अ सेट ऑफ, यानी कि सेट के जो एलिमेंट्स होंगे इज अ सेट ऑफ डिनोटेड बाय इंग्लिश स्मॉल लेटर, दैट इज कैसे होंगे, स्मॉल ए बी सी एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से हम जो एलिमेंट्स होंगे या नंबर भी ले सकते हैं हम, क्या लेंगे, नंबर भी, यानी कि जो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जगह हम क्या लेंगे, नंबर भी ले सकते हैं या स्मॉल ए बी सी भी होंगे हमारे पास में। बात समझ में आ रही है ना, कि यानी कि जो हमारे पास में सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा कि हमारे पास में जो कैपिटल ए होगा, यानी कि जो इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होंगे उनके द्वारा हम सेट को डिनोट करेंगे। अब जब सेट के एलिमेंट्स की बात आएगी तो हम उसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर क्या करेंगे, स्मॉल ए बी सी ये सारे के सारे स्मॉल लेटर ले लेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास में नंबर भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास में ए बी सी ही होंगे वहाँ पे, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि हमारे पास में कंडीशंस कैसी दे रखी है, ठीक है। सेकंड बात, अब हमारे पास में बात करते हैं कि इसमें हमारे पास में कुछ साइन यूज़ होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे लिख दो साइन को, देखिए ज़रा, ये हमारे पास में एक साइन यूज़ होगा, ठीक है, इसे कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, विद इन कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हम जो भी एलिमेंट्स यानी कि इन अ सेट, यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उन्हें हम सेपरेशन करने के लिए कोमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस बात को आप लिख लेना कि हमारे पास में जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास में जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोमा का ये वाले, ठीक है। क्या होगा, सेट के अंदर जो हमारे पास में एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कोमा का, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये हो गया, नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसे रब करते हैं, नहीं तो हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में टाइप्स ऑफ सेट्स की, ठीक है, सेट के टाइप की बात करते हैं, सेट के टाइप्स की बात करते हैं। कितने टाइप्स के हमारे पास में सेट हो सकते हैं, कितने टाइप के सेट होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, देखिए ज़रा, टाइप्स ऑफ
सेट्स। हाँ जी बताइए, कितने टाइप्स के हमारे पास में सेट्स होते हैं, बता दो भाई। देखिए ज़रा, सेट्स हमारे पास में 2 टाइप से डिफाइन है। कितने? 2 टाइप से। फर्स्ट होता है हमारे पास में रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म, अंडरस्टैंड। एक होती है हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास में रोस्टर फॉर्म क्या होती है और बिल्डर फॉर्म क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में पता होना चाहिए कि सेट हमारे पास में 2 टाइप से डिफाइन है। फर्स्ट रोस्टर या हमारे पास में क्या? टेबुलर। ये तो हमारे पास में एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम से हैं और आ भी सकते हैं, अंडरस्टैंड। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है वो हम अभी आपको धीरे धीरे समझाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी बात हम सेट रोस्टर फॉर्म की बात समझ लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कुछ क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती है। क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टी यूज होती है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास में जब रोस्टर फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसे समझ लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म होती क्या है, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी में लिखवा दूंगा आपको। देखिए जरा, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया, ये बात मैं आप सभी को समझा चुका हूँ पहले से कि हमारे पास में कोई भी सेट होगा उसे हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैंने कहा एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, मैंने कहा एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू एन। ये क्या है? ये है हमारी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? हमारी रोस्टर फॉर्म। अब उसके बाद में हमने इसे लिखना है कुछ इस प्रकार से। ये तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा और इसे लिखता हूं मैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए जरा, इक्वल्स टू एक्स जेड एक्स इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास में ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास में? टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का ऐसा आपसे यानी कि बिल्डर यानी कि बना करके लिखना, थ्योरी के रूप में लिखना। ठीक है, ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये हमारे पास में क्या होगी? रोस्टर फॉर्म। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया ए इज इक्वल्स टू एक्स जेड एक्स। आपने ऐसे नहीं, आप इसे ऐसे ले लीजिए। मैंने कहा एक सेट है हमारे पास में 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है? ये लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिंपल है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी क्यों ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे और उसके बाद में हमारे पास में ये क्या होंगे? ये हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म होंगे। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास में ऐसी होती है और हमारे पास में कुछ इस प्रकार से। आप इसे नोट डाउन कीजिए, आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो हो गया। देखिए जरा, देखिए रोस्टर फॉर्म क्या है कि रोस्टर फॉर्म में हमारे पास में ये हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1-2 एग्जांपल और आप सभी को मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा एक सेट है हमारे पास में 2 3 5 7 11। ये सेट कौन सा है? आप बताना चाहेंगे कि हमारे पास में ये जो सेट मैंने लिखा है ये कौन सा सेट है हमारे पास में? कौन सा सेट है?
इसी बिल्डर यानी कि बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? ए इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने ये सेट प्राइम नंबर का लिखा जरूर, तो इसमें 1 क्यों नहीं लिया? बात आ रही ना दिमाग में? वो फर्जी बातें आप लोगों ने ना हाई स्कूल में पढ़ी होंगी कि 1 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन कहती है, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन कहती है वो क्या कहती है? हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर कम से कम, एग्जैक्टली कम से कम भी नहीं, 2 फैक्टर रखता है। कैसे 2 फैक्टर? अब बताइए मुझे कि क्या 1 के 2 फैक्टर हैं? 1 से ही डिवाइड है। ठीक है, क्या 1 एक प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, इटसेल्फ भी है और 1 से भी डिवाइड है। और वो नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं जो कम से कम 2 फैक्टर रखते हैं, हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ठीक है, और चलो यहाँ पे जब हम प्राइम नंबर की बात कर ही ली तो यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की भी। कंपोजिट नंबर दिख रहा है ना? कंपोजिट नंबर दिख रहा है ना? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं? हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर। क्या होने चाहिए? हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जो कम से कम 3 फैक्टर है, यानी कि 3 फैक्टर रख सकता है। जैसे कि मान लीजिए 10 एक नंबर है। ठीक है, कितने फैक्टर हो सकते हैं इसके? भाई 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 5 से भी है। ठीक है, और 10 से भी है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कंफर्म, ये जरूर नहीं, लेकिन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। इसीलिए मैंने 2 नंबर वहाँ पे लिया, 1 नंबर नहीं लिया। आपसे अगर कोई पूछे नॉर्मल सी, अगर आपसे हमेशा आपने यही बताया होगा आज तक कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर 1, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर थोड़ी ना। अरे ओरिजिनल डेफिनेशंस क्या कहते हैं प्राइम नंबर की? कि जो कम से कम हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। आई होप सो अंडरस्टैंड। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, अब देखिए बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी की। ठीक है, आप अपने टॉपिक पे आते हैं रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी पे। ये बात आप सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज आप ही के काम आने वाली है। ठीक है, हो गया। बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी की, क्योंकि रोस्टर फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी है। ये बात आप समझ गए होंगे कि हमारे पास में रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जो हम एलिमेंट्स के रूप में लिखते हैं। याद रखना कि हमारे पास में रोस्टर फॉर्म क्या होगा? एलिमेंट्स के रूप में लिखा होगा। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? हमारे पास में थ्योरी के रूप में हम उसे लिख सकते हैं, या थ्योरी के रूप में ही लिखेंगे, लिख सकते क्या है? ठीक है, वो हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी हमारे पास में? जिसे हम बना करके लिखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म। और उसके बाद में जो हमारे पास में ऐसे एलिमेंट्स के रूप में लिखी होगी वो हमारे पास में क्या होगी? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी की। द प्रॉपर्टी ऑफ रोस्टर फॉर्म, या फर्स्ट प्रॉपर्टी, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर या अपॉन ऑर्डर। ठीक है, यानी कि डज नॉट डिपेंड ऑर्डर। ये ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 7, 6, 2, 3, 1, 5, सो हमारे पास में ये जो बातें लिखी हैं मैंने क्या कहा?
रोस्टर फॉर्म इन अ रोस्टर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर, यानी कि जो हमारे पास में रोस्टर फॉर्म में डिपेंड नहीं करता है ऑर्डर के ऊपर। आई होप सो आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड, इन रोस्टर फॉर्म does not depend on ऑर्डर तो हमारा हो गया, डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर। ठीक है, ये तो बात हो गई। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं, ये बात हो गई हमारे पास में। ठीक है, और किसी एलिमेंट को हम रिपीट भी नहीं करेंगे, ये बात मैंने लिख दी ना। हाँ, रोस्टर फॉर्म इन अ रोस्टर फॉर्म में डज नॉट रिपीट एनी एलिमेंट्स। बात समझ में आई कि हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है ना, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने एक सेट लिया, ये मैंने एक सेट लिया, ठीक है, मैंने एक सेट में एलिमेंट्स ले लिए स्कूल। मैंने क्या कहा, इन अ रोस्टर फॉर्म डज नॉट डिपेंड ऑन, नहीं, हम रिपीट नहीं करते हैं, डज नॉट रिपीट एनी एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में उन्हें रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे पास में जो ओ है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट्स ट्रू, ये रॉन्ग नहीं है इन अ रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में रॉन्ग नहीं है, इट्स ट्रू। रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, डज नॉट रिपीट एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं इन अ रोस्टर फॉर्म। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो टॉपिक होंगे डिस्कस करता हूँ, जल्दी नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन। हो गया, हो गया, अरे हो गया होगा। चलिए देखिए ज़रा, एक बात और लिख लेना कि हमारे पास में जो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को जो सेपरेट करते हैं वो कोमा से करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बता दी थी आपको, बट फिर से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम सेपरेट करेंगे, किससे, कोमा से। ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पे सेपरेट कर रखे हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, ये हो गया होगा। चलिए रब करते हैं इसे। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास में रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ साइन यूज़ होते हैं, जैसे कि आप सभी ने ये साइन देखा होगा। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बिलोंग। क्या बोलते हैं, बिलोंग। अब बिलोंग वर्डिंग का मीनिंग क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक सेट है, एक सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने एक सेट लिया A और एक सेट लिया मैंने B, इसमें 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि B बिलोंग करता है A के अंदर, B बिलोंग करता है A के अंदर। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास में 2 और 3 जो एलिमेंट्स हैं वो A के अंदर है। बिलोंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि हमारे पास में 2 और जो 3 एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं A के अंदर। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, B बिलोंग्स टू A। ठीक है, क्या पढ़ोगे आप इसे, रीड एज B बिलोंग्स टू A। बात समझ में आई। ठीक है, जस्ट अपोजिट। अब क्या होगा, जस्ट अपोजिट, अगर हमारे पास में एलिमेंट्स ले लिए जाएं कुछ ऐसे, जैसे कि मान लीजिए एक सेट तो हमारे पास में ये हो गया, एंड सेकंड सेट मेरे पास में मैंने ये ले लिया अगर 6 और 7। सेकंड सेट क्या है मेरे पास में, 6 और 7। सो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि B डज नॉट बिलोंग्स टू A, B
डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों कहा मैंने ये सब? क्योंकि 6 और 7 इसके अंदर है ही नहीं, और जब किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम उसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो रीड एज, इसे क्या पढ़ेंगे? रीड एज डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स। यह बात आप सभी की समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी, आई होप सो। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है, अगर कोई डाउट्स बनता भी है तो आप सभी मुझे बता सकते हैं। डोंट वरी, मैं आप सभी के डाउट्स को, कमेंट्स को लूँगा। कोई भी डाउट्स हो आप सभी का, आप जैसे भी सजेशन दोगे। अगर आप सभी को वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी और सपोर्ट मिले। ठीक है, क्योंकि कार्य करने में तभी मज़ा आता है कि लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, सामने वाले को कुछ इफेक्ट हो रहा है उसका। अंडरस्टैंड? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। यहाँ तक जितने भी टॉपिक थे सेट के वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। सो नाउ डिस्कस एक्सरसाइज। ठीक है, या किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पास में? देखिए ज़रा, क्या क्वेश्चन बना सकता है वो। मान लीजिए एक सेट है, ठीक है, आपको दे देगा राइट 1 2 3 4 5 ये दे दिया आपको। अब बोलेगा आपको इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि उसने ये सेट दे दिया। ठीक है, उसने कहा एक सेट है, राइट दिस सेट इन बिल्डर फॉर्म, यानी कि जो हमने सेट दिया है वो हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप ये तुम्हारे पास में किस में दे रखा है पहले से ही? बिल्डर फॉर्म, ये सेट दे रखा है हमें रोस्टर फॉर्म में, तो हमें बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि x such that x, ठीक है, x such that x is the set of natural number। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यही नंबर आएंगे या ऐसा ही कुछ नंबर देगा वो आपको दे सकता है। कुछ ऐसे नंबर भी आप सभी को मिलेंगे, ठीक है, वो ऐसे नंबर भी आप सभी को दे सकता है। उसने आपको कहा कि एक सेट दिया आपको, एक वॉज टू, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है वो 1/2 2/3 3/4 और 4/5 और 5/6, और कहेगा इन आ राइट एज, यानी कि इसे लिखिए किस में? इसे आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे कैसे लिख सकते हो? देखिए ज़रा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, राइट एज, कैसे लिखोगे आप इसे बिल्डर फॉर्म में? x such that x इक्वल्स टू n/n+1, वेयर, दिख रहा है ना इधर? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। स्पॉट आ रहा है क्या? देखना जरा। हाँ ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब वेयर n इज द नेचुरल नंबर, नंबर क्या है? n हमारे पास में नेचुरल नंबर है, n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, आप जैसे ही नंबर्स रखना स्टार्ट करोगे, 1 रखोगे तो 1 रखोगे। देखिए ज़रा, मैंने कहा 1 की जगह 1 रखिए, n की जगह आपने 1 रखा, ठीक है, 1 रखा 1 रखा, तो क्या आ गया? 1/2 आया कि नहीं आया? सेकंड आप 2 रखोगे, वेयर n इक्वल्स टू, आप n की जगह आप 1 2 3 4 ये नंबर्स रखते चले जाइए, आपको ये सेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है तो आप इसे इस टाइप्स के आपके जो है आपके पास में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज को कि किस प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है,
चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 को। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में? द कलेक्शंस ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी, लेटर जे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे सेट का कलेक्शन कीजिए, एक ऐसे सेट का कलेक्शन कीजिए जो कि यानी कि एक ईयर में कितने मंथ ऐसे हैं, ऐसे कौन से मंथ हैं जो स्टार्ट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जे से। सिंपल सी बात है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, और पूछे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। सिंपल सी बात है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा भाई। सिंपल सी बात है ना कि जैसे कितने जनवरी हो गया, जून जुलाई हो गया, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, यही होता है हमारे पास में। जनवरी हो गया जैसे स्टार्ट होता है, और सेकंड हमारे पास में जून जुलाई, ये सेट होगा। तो इट्स कॉल्ड वेल डिफाइंड सेट। क्यों है? बिकॉज इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है भाई। सिंपल सी बात है ना कि हमारे पास में जो मंथ हैं जनवरी फरवरी जो स्टार्ट होते हैं, जैसे जितने भी मंथ स्टार्ट होंगे वो हमारे यहाँ भी वेल डिफाइन है। किसी और कंट्री में जाओगे तो वहाँ भी वेल डिफाइन है, यानी कि ये कलेक्शन चेंज नहीं हो सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो इसीलिए आप क्या लिख सकते हो? दिस इज अ सेट, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड, जो कि टैलेंटेड हैं और राइटर्स होने चाहिए इंडिया के। अब अगर किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते तो हम कह सकते थे कि इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस। अब इसने कहा कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब राइटर तो कोई भी हो सकता है ना भाई। अब राइटर्स की ये तो नहीं कहा कि कौन से फील्ड में हैं वो राइटर्स, फिजिक्स के फील्ड में, मैथ्स के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, हिंदी इंग्लिश, भाई अनेकों फील्ड है हमारे यहाँ पे। अब कौन से फील्ड में वो टैलेंटेड होने चाहिए तो वो होना चाहिए ना, वो तो बताना, वो तो यहाँ पे बताया नहीं, बता दिया कि टैलेंटेड होना चाहिए। हमने मान भी लिया कि फिजिक्स में भाई अच्छे जो राइटर हैं हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन दूसरा आएगा कि ये तो मेरे लिए अच्छे मोस्ट टैलेंटेड राइटर ही नहीं है, मेरे लिए तो हिंदी का राइटर बेटर है। सो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज दिस इज अ चेंज ऑफ पर्सन टू पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन। तो आप इसे लिख सकते हो आंसर में, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड collections because this is change of person to person, because this is a change of person to person। समझ जाना, अपने आप पूरा लिख लेना, ठीक है। सेकंड देखिए जरा, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? A team 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप पूरे वर्ल्ड में से क्रिकेट के 10 बैट्समैन को निकाल सकते हो? क्यों, कैसे निकाल सकते हो? इट्स नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज आप कैसे कह सकते हो कि कोई बैट्समैन 11 बैट्समैन में से कौन से बैट्समैन क्या हैं, बेस्ट हैं? भाई मेरे लिए तो बेस्ट MS धोनी है, विराट कोहली है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि रिकी पॉन्टिंग इट्स अ बेस्ट प्लेयर ऑफ 11, यानी कि किसी भी टीम के 11 बेस्ट, कि वो टीम में एक मेरे लिए बेस्ट है। अब मेरे लिए बेस्ट क्या है वो डिपेंड करता है मेरी थिंग्स के ऊपर। तो इट्स अ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, बिकॉज दिस इज अ चेंज ऑफ पर्सन टू पर्सन। बात समझ में आ रही है ना कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। भाई भारत वाले तो ये कहेंगे ना कि हमारे लिए तो इंडियन टीम बेस्ट है, इंडियन टीम के ऑल 11 प्लेयर्स बेस्ट, बट ऑस्ट्रेलिया वाले या आपके पास साउथ अफ्रीका वाले वो ये कहेंगे कि बेस्ट आपके जो कि इंडिया के बेस्ट प्लेयर हैं, नहीं कह सकते, ठीक है। इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसमें आप लिख देना इट्स नॉट वेल डिफाइंड सेट, नॉट वेल
डिफाइन सेट। बात आती है, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहाँ है फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा। द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। एक कलेक्शन है आपकी क्लास का, आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, और आप उनके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, और अन्य क्लासेस के बच्चे भी उनके बारे में जानते हैं। बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक सेट दे रखा है कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है। बट अगर आप इस चीज़ को देखें कि क्या आपने जो कहा, मैंने कहा कि मेरी क्लास के 10 बच्चे हैं, इट्स मोस्ट टैलेंटेड है, ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं या उन क्लास के अदर जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए वो टैलेंटेड है? ये सेट है, ये वेल डिफाइंड सेट है, वो बात सकते हैं। लेकिन अगर एक बात को सोचा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग भी सेट नहीं बनता, लेकिन एनसीईआरटी ने दे रखा है तो आप इसे सेट लगा देना, ठीक है। तो क्या एक इट्स अ वेल डिफाइंड सेट, बिकॉज उन्होंने क्यों कहा, किस बेस पे कहा कि आप जिस क्लास में रहते हो उस क्लास के सभी बच्चों का आपने ऑब्जर्वेशन किया है, आप जानते हैं उनके बारे में कि उनमें से कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड हैं। तो इट्स अ वेल डिफाइंड सेट बिकॉज दिस इज नॉट अ चेंज पर्सन टू पर्सन, ठीक है। दिस इज अ वेल डिफाइंड set because this is a not change person to person, understand। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, द कलेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा, फिफ्थ क्वेश्चन, द कलेक्शंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। क्या जो 100 से कम नंबर, 100 से कम नंबर्स ऐसे हैं, क्या ये वेल डिफाइंड सेट होगा? 100 से ऐसे नंबर, ऐसे कौन से, ऐसे इतने नंबर्स हमें निकालने हैं जो कि लेस देन हो, किससे, 100 से, और पर वो नेचुरल नंबर हो। तो सिंपल सी बात है कि निकाल सकते हैं ना, नेचुरल नंबर से 1 2 3 99 तक निकाल ले। इट्स अ वेल डिफाइंड सेट बिकॉज, और चेंज भी नहीं कर सकता है कोई। भाई सिंपल सी बात है ना कि 100 से कम नंबर्स वाले नेचुरल नंबर को हमें निकालना है, तो नेचुरल नंबर तो वही निकालेंगे जो मैं निकालूंगा, सेकंड वाला नंबर भी, सेकंड वाला पर्सन भी वही निकालेगा, बिकॉज नंबर ही नेचुरल नंबर है उसके अंदर। तो वो एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट। आंसर क्या है इसका, वेल डिफाइंड सेट, वेल डिफाइंड सेट। क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसने पूछा कि 100 से कम कितने नेचुरल नंबर इसमें आ सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि 100 से इसमें नेचुरल नंबर होंगे और जो कि काउंटेबल होंगे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द वेल अ कलेक्शंस ऑफ नॉवेल्स राइटर्स बाय द राइट्स मुंशी प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद की एक जो पुस्तक है वो, उसका कलेक्शन, क्या जो उसमें से एक बेस्ट बुक है, क्या उसका एक कलेक्शन होगा? भाई सिंपल सी बात है कि होगा, कि जो सबसे उनकी प्रसिद्ध बुक होगी उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो आप ये समझ करके, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वेल डिफाइंड सेट, वेल डिफाइंड सेट, अंडरस्टैंड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अ कलेक्शंस ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप कोई ऐसा सेट निकाल सकते हो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे डेंजरस, कितने, द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड, क्या आप यह बता सकते हो कि कोई ऐसा कलेक्शन है जिसमें मोस्ट डेंजरस एनिमल्स को आप कंसिडर कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो, बिकॉज भाई मुझे तो वो डिपेंड करता है ना मेरे ऊपर कि मुझे किससे डर लगता है। मोस्ट डेंजरस, मेरे लिए डेंजरस तो डॉग भी है, मैं उसे देख करके डर जाता हूँ। अब आपके लिए स्नैक भी है, कि ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, बिकॉज दिस इज अ चेंज ऑफ, इट्स अ चेंज ऑफ पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इट्स नॉट वेल डिफाइंड सेट, इट्स नॉट वेल डिफाइंड सेट। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, हो गया होगा, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन वो क्या बना सकता है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, मान लीजिए एक सेट दे दिया गया आपको और पूछ लेगा क्या ये नंबर्स इसके अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सेट दे दिया आपको, एक सेट दिया आपको 2
3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सेट दे दिया गया आपको। तो आपसे पूछ लिया क्या 5 बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, क्या 6 बिलोंग करता है ए के अंदर, क्या 10 बिलोंग करता है ए के अंदर, क्या 2 बिलोंग करता है ए के अंदर, क्या 11 बिलोंग करता है ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, ठीक है। अब देखिए आप कैसे देख सकते हो आप इसे, क्या 5 बिलोंग करता है 5 के अंदर, आपको बिलोंग का मैंने मीनिंग समझाया था, 5 बिलोंग करता है इसके अंदर, तो ठीक है, हाँ बिलोंग करता है, 5 इसके अंदर भी है। 6 बिलोंग करता है उसके अंदर, हाँ यस बिलोंग करता है इसके अंदर। क्या 10 बिलोंग करता है उसके अंदर, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिकॉज उसके अंदर ये बिलोंग नहीं करता है। आई होप सो अंडरस्टैंड, ठीक है, ये उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, क्या 2 इसके अंदर बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है। अगर नहीं बिलोंग करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में ये बन सकता है, ठीक है। अब अच्छे जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जरा आप इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ जी भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्या है हमारा फर्स्ट 3 का क्वेश्चन, क्या कहा है क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ द रोस्टर फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, इसे लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, एलिमेंट्स के रूप में, ठीक है। आपको पता है कि एलिमेंट्स के रूप में हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें एक सेट दिया है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 एंड x, ये हमें यहाँ पे क्या दिया है कि -3 और x, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, x से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि -3 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बट 7 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो आपको इंटीजर का पता होना चाहिए कि इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर नंबर होते हैं ये हमारे पास में 0 1 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। इधर -1 -2 -3, ये सारे के सारे हमारे पास में क्या होते हैं, इंटीजर। अब उसने कहा है कि इसे डिनोटेड कीजिए, इसे लिखिए किसके फॉर्म में, हमारे पास में इंटीजर की फॉर्म में। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, a इक्वल्स टू, कैसे आप, -3 से बड़े होने चाहिए नंबर, क्या हो गए -2, ठीक है, -1, ठीक है, और क्या हो सकते हैं क्या होनी चाहिए, -1 हो गया 0, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन 7 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो 7 6 हो गया हमारे पास में ये सब एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हमने जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये क्या हो गया हमारे पास में, रोस्टर फॉर्म में। बात समझ में आ गई है। हमें कहा था कि हमारे पास में सेट जो है वो इंटीजर का होना चाहिए, इंटीजर का सेट हमारे पास में ये होता है। दूसरा, एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए इसमें, -3, यानी कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास में वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, -3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो -3 से हमारे पास -2 -3 ये सारे के सारे हमारे पास में हो गया सेट। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, b x such that x इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक सेट है हमारे पास में, नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए और लेस देन 6 से छोटे नंबर होने चाहिए उसमें, लेस देन 6। तो क्या हो सकते हैं हमारे पास में, सेट कैसे बन सकता है, b इक्वल्स टू x, कैसे सेट बन सकता है हमारे पास में, 6 से 1 2 3 4 5, ये सेट बन सकता है, लेस देन 6, सारे के सारे इससे छोटे हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आ गई। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात करते हैं हमारे पास में सी क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। मैंने वही क्वेश्चन लिए जो मुझे लगा है कि बाकी तो इसमें आप सभी को पता है कि जो हमारे पास में रोस्टर फॉर्म होती है उसमें हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें और भी थे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में 2 एलिमेंट्स रिपीट करते हैं तो हम उन्हें रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने स्कूल में लिया था, स्कूल में से 2 थे हमारे पास में, 2 में से 1 को हटा दिया था मैंने, 1 एलिमेंट्स वहाँ से ले लिया था, ठीक है। ये आप अपने आप ही देख लेना, 1-2 क्वेश्चन है। तो जो इसमें याद रखना कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। इन अ रोस्टर फॉर्म डज नॉट रिपीट एनी एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड। सेकंड देखिए, सी क्वेश्चन, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट्स नंबर, 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इट्स 8। इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में, कि नेचुरल नंबर होने चाहिए और उनका जो योग है उन्हें जोड़ने के बाद में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं,
कौन से नंबर हो सकते हैं? आंसर 3 5। सम करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, 5 3, ठीक है। और क्या? 6 2 या 2 6, ठीक है। ऐसे आप नंबर लिख सकते हो टोस्टर फॉर्म में, ठीक है, जिनका सम क्या होना चाहिए? 8 और नेचुरल नंबर होने चाहिए। आप देख भी सकते हो 3 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर, 5 3, ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। कुछ और तो नहीं कहा उसने, सम नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। एक्स सच दैट, ये बात समझ में आ गई ना कि हमारे पास में सम क्या होना चाहिए? उनका जो योग है वो 8 आना चाहिए। 5 3 को जोड़ोगे 8 आएगा, 5 3 को जोड़ोगे तो आपके पास में 8 आएगा, 6 2 को जोड़ोगे 8 आएगा। उसने कहा है कि उनका जो योग है, जो सम है, वो 8 आना चाहिए। अंडरस्टैंड? ये नॉर्मल बात है, आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हमारे पास में लास्ट है जो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। हमारे पास में एक नंबर होना चाहिए जो कि प्राइम होना चाहिए, ठीक है। देखिए जरा, डी एक्स सच दैट इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में प्राइम नंबर लेने हैं और जो डिवाइड करते हो 60 को। अंडरस्टैंड? कि डिवाइड करते हो 60 को। पहली बात तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में ही मैंने इसलिए प्राइम नंबर को डिफाइन किया था। प्राइम नंबर क्या होते हैं? हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर। हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर। क्या 1 एक प्राइम नंबर हो सकता है? डज नो, नेवर, ठीक है। बिकॉज हैव नो एग्जैक्टली 2 फैक्टर। 1 के तो 1 ही फैक्टर है, 2 तो फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास में कौन कौन से हो सकते हैं? 2 डिवाइड करेगा 60 को, ठीक है। 3 डिवाइड करेगा 60 को, 5 डिवाइड करेगा 60 को, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में? प्राइम नंबर्स। वो हमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो डिवाइड करते हैं 60 को। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई होगी। जहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट्स है तो मुझे बता सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 3 भी हमारे पास, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, और जो कि डिवाइड करता है 60 को। बात समझ में आ गई है ना? 60 को डिवाइड भी करेंगे और उसके बाद में ये भी होगा, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चंस और भी थे, मैंने आपको बताया, जो ट्रिग्नोमेट्री का है और एक स्कूल का, ठीक है। उसे आप अपने आप कर देना, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। बस आपको जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें नहीं लिखना है, बाकी क्वेश्चन को आपको कर देना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसे आप नोट डाउन कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास में एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन है जो कि हमें डिस्कस करना है। देखिए ज़रा, हमें लिखना है इसे किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है कि आप सभी को पता है कि हमें बना के लिखना है। तो आप देखिए ज़रा, इसे सेट नाम दे दीजिए कि ए सेट है, ए बराबर एक सेट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको ये सेट ऐसा नहीं नज़र आ रहा है? एक्स इक्वल्स टू एक्स जो है हमारे पास में 3n की फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ n वेयर 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल टू 4। कैसे? देखो जरा, नेचुरल नंबर है, रखो जरा इसके 1 क्या आया 3, 2 रखोगे तो 6 आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 इंटू 3 रखो 9 आया, ठीक है। 3 इंटू 4 रखो, क्या आया? 12 आया या नहीं आया? यानी कि ये एक सेट बन रहा है या नहीं बन रहा है? हमारे पास में यहाँ n की जो वैल्यू है 1 के बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है, ठीक है। 4th के बराबर या बड़ी, ठीक है। इसीलिए हमारे पास में ये सेट हमें मिल गया। ये सेट हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, ये सेट किस प्रकार से? इस प्रकार से है, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। वी कैन सी दैट, यानी कि हम इसे ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे बात समझ में आई कि हमारे पास में जो सेट है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक्स जेड एक्स बराबर 3n, वेयर n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है जो कि n की जो वैल्यू है 1 और 4th के बीच में क्या करती है? लाई करती है, ठीक है। ये तो बात है हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
बी बराबर मान लीजिए उस सेट को 2 4 8 16 और 32। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसे? b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? वेयर n लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 4 14 यानी 5। ठीक है, ऐसे कैसे लिख सकते हो इसे? ऐसे। बात समझ में नहीं आई हो ना कि कैसे लिख दिया? हाँ, बात सही है। देखो जरा, अगर हम n की पावर 1 करें तो देखो जरा 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? n की पावर 1 करते हैं हमें, देखो जरा 2 की पावर 1 2 की पावर हमने 2 किया, नेचुरल नंबर है। 2 की पावर 2 किया 4 मिला, 2 की पावर 3 8 मिलेगा। ऐसे ही करते चले जाइए, आपको सेट मिल जाएगा पूरा का पूरा। यानी कि n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हो। ठीक है, एज ए सेम एज थर्ड, ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, उसे भी मान लीजिए a बराबर एक सेट है 5 25 125 और ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास में कैसा सेट है, एक एक्स सच दैट x बराबर 5 की पावर n का क्या है? 5 की पावर n है। ठीक है, आप इसकी n की पावर करते चले जाइए, जहाँ n की पावर्स जहाँ की 1 से स्टार्ट करोगे 1 आएगी। ठीक है, 2 आएगी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप करते चले जाओगे। सो वेयर क्या है? 5 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, ऐसे आप इसे शॉल आउट कर दोगे। ठीक है, आप ये देखिए जरा, ये जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा b इक्वल्स टू मानिए इसे। बात समझ में आ रही है ना? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या है इसमें हार्ड है? 2 4 6 क्या है? b x सच दैट x इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये सेट क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर का एक सेट है हमारे पास में। देख लो जरा इवन नंबर का सेट है या नहीं है। ठीक है, 2 4 6 इवन नंबर का सेट है या नहीं है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 5th क्वेश्चन को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। देखना जरा, दिख रहा है ना? 1 सेट मान लीजिए इसे एक वर्स टू, एक सेट दिया है 1 4 9 डैश 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 10 100। तो वी कैन सी, हम इसे कुछ ऐसे देख सकते हैं। देखिए जरा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? दिख रहा ना यहाँ पे? इसे मैं रब कर दूँ? रब कर दे रहा हूँ इसे मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। हो गया होगा? ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये जो हमारे पास में लास्ट वाला सेट है ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, 1 4 9, क्या इसे हम वैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सो ये क्या है? ए सेट, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि x इज दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं है 1 2 3, x इज द सेट ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, यानी कि क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक जितने भी टॉपिक थे मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ। जिसमें और क्वेश्चंस है वो नॉर्मल क्वेश्चंस है, उसे आप अपने आप डिस्कस कर सकते हो। आई होप सो। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है आप सभी को तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो, मैं उन सभी डाउट्स को आपके लूँगा। और इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही। आप सभी के साथ पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से आपको स्टडी करने, नोट्स बनाने हैं। और चलिए इसी के साथ में ऑल दी वेरी बेस्ट।